Hi, this is Madhu Sharma and you are watching Filmy Beats. ये रंगी कहानी तुम्ही को मुबारक. सच बोलना है झूठ ही बताओ. So मैं बोर्डिंग स्कूल में था 11-12 years back. अगर किसी बच्चे को बोर्डिंग स्कूल भेजा हुआ है that means वो काफ़ी शैतान है. सबसे ज़्यादा डार्क फेस चल रहा होगा बिकॉज अभी मैंने आपको डैड का बताया ही लॉस्ट माई मॉम इन कोविड ड्यूरिंग कोविड. आई वाज टॉकिंग अबाउट गॉड एंड एवरीवन कि यार ऑलरेडी बहुत तकलीफ है, परेशानियाँ हैं और आप और स्ट्रेस दे रहे हो. फिर रिलेशनशिप्स भी हुए, फिर ब्रेकअप्स भी हुए काफ़ी सारे. मेरे बर्थडे के 4 दिन बाद मेरी माई मदर पास्ड हुए. उसमें जो मूवी में रियल बैंजो बजाया उस्ताद राशिद खान साहब ने, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की हाँ तुमसे प्यार है, हाँ तुमसे प्यार है. हेलो एवरीवन, मैं हूँ सुरभि रन सिंह और आप सभी का वेलकम है फिल्मी बीट में. एंड आज हमारे साथ है मधु शर्मा. आपका वेलकम है फिल्मी बीट में. थैंक यू सो मच. सो आपका नया सॉन्ग आया है, उसके बारे में हम ज़रूर बात करेंगे, लेकिन उसके पहले अगर हम थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन आपसे जानना चाहें कि मधु शर्मा कौन है और यू नो एवरीथिंग. ज़्यादा कुछ नहीं, जस्ट सिंगर सॉन्ग राइटर. सो टेक्निकली बोला जाए तो आई एम एन आर्टिस्ट एंड आई लव माई वर्क. सो आपका नया सॉन्ग आया है कहो ना प्यार है. ये गाना मतलब आई गेस 90s के जो बच्चे हैं उनके दिलो दिमाग में बैठा हुआ है और अभी आपकी आवाज़ में. सो काफ़ी नयापन है, काफ़ी अच्छी तरीके से शूट हुआ है. आप क्या बताना चाहेंगे? तो देखिए, पहले तो मेरा नया गाना नहीं है उदित जी का गाना है और मैंने कोशिश की है एक उनको ट्रिब्यूट देने की और एक अपने अंदाज में उसको पेश करने की. बहुत बड़ा आइकॉनिक सॉन्ग है और मेरी वन ऑफ द फेवरेट मूवीज़ में से गाना है. इवन मेरे फेवरेट एक्टर हैं ऋतिक, और शुरू से वो ख्वाहिश रही थी कि कभी मौका मिले तो ऐसा ट्रिब्यूट मैं देना चाहूँगा दोनों को. और आज लकीली सारे गामा के साथ ये करने का मौका मिला, तो आई एम ग्लैड एंड हैप्पी एंड एन्जॉइंग दिस मोमेंट. वेल, ये सॉन्ग तो ऑफ कोर्स एपिक है ही, लेकिन और भी बहुत सारे गाने. आपने यही गाना क्यों चूज़ किया? तो देखिए, ऐसा है कि मैं काफ़ी शोज़ करता हूँ और मैं कोशिश यही करता हूँ मैं वो चीज़ डिलीवर करूँ जो मेरी ऑडियंस पसंद करती है. तो जैसे कि आपने बोला कि 90s के जो लोग हैं उनके लिए तो ये एक मेमोरी है और मेरा जो क्राउड, मेरा जो फ़ैन बेस है वो हर तरह की ऑडियंस है. उसमें बच्चे, आंटी, अंकल, एज ग्रुप कोई नहीं है, सारे एज ग्रुप के लोग हैं. तो बस परफॉर्मिंग समवेयर इन मुंबई कुछ महीनों पहले और रैंडमली मेरे दिमाग में आया कि ये गाना गाता हूँ. एंड व्हेन आई स्टार्टेड सिंगिंग आई जस्ट रिकॉर्ड एंड पीपल स्टार्टेड शाउटिंग, हाउलिंग लाइक कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है. देन आई डिसाइडेड कि यार मुझे एक वर्जन देना है लोगों को सुनने के लिए. बस ये कहानी है इसके पीछे की. बट ये गाने में उदित नारायण जी की आवाज़ है. एंड जब आप ये गाना गा रहे थे, जब ये सॉन्ग फिर से बन रहा था, आपके माइंड में क्या कुछ चल रहा था? बहुत कुछ चल रहा था. देखिए, बहुत रिस्क होता है एक लेजेंडरी आइकॉनिक सॉन्ग को एक इतने मेरे मतलब कैसे समझाऊँ वो, आई कांट एक्सप्रेस दैट थिंग इन वर्ड्स. उदित जी को ट्रिब्यूट देना, जैसे मैं कई गाने मैंने नुसरत साहब को ट्रिब्यूट दिए हैं और कोई भी एक रिक्रिएशन करना इट्स नॉट सिंपल, इट्स नॉट ईजी थिंग बिकॉज आपको उस गाने को उतना जस्टिस देना पड़ता है, उतना अप टू द मार्क लेके जाना पड़ता है. तो मैंने वही एक कोशिश की थी कि जो आज की जनरेशन, जो आज के लोग हैं, जिस तरह का म्यूज़िक, जिस तरह के गाने वो पसंद कर रहे हैं, मैं वो लिरिक्स को उस तरीके से पेश करूं. तो येस, इट वाज नॉट दैट इजी बट फाइनली जब गाना आया तो इट्स ट्रेंडिंग ऑन इंस्टाग्राम एंड पीपल आर लविंग इट. सो आई एम आल्सो लविंग. पर एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी, आजकल के जो म्यूज़िक लोग सुनते हैं, जैसे गाने आजकल बनते हैं, उसके सामने जब कोई सॉन्ग पुराना रिक्रिएट किया जाता है तो लोग उसे ज़्यादा पसंद करते हैं जी. या फिर मे बी उसके लिरिक्स वैसे हुआ करते थे या फिर कुछ भी रीज़न हो. आपको क्या लगता है? सबका नज़रिया अलग होता है. मेरा शायद सोचना इस बारे में ये है कि वो लोगों को कनेक्ट करता है और वो एक नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग होती है. तो शायद इस वजह से लोग ज़्यादा पसंद करते हैं कि यार उस टाइम का गाने हैं, उस टाइम का म्यूज़िक. तो मे बी दैट इज़ द रीज़न. जैसे मैं भी हूँ एज एन आर्टिस्ट, अगर मैं कुछ सुनता हूँ तो आई लिसन मोर ऑफ कवालीज, मोर ऑफ ओल्ड 90s सॉन्ग्स. और व्हेन आई सिंग दो सॉन्ग्स इन माई कॉन्सर्ट्स, इन माई शोज़, पब्लिक पसंद करती है. तो मे बी
कहीं ना कहीं आपकी बात भी सही है, कहीं ना कहीं मेरी भी, कि शायद उनके लिरिक्स और कॉम्पोजिशंस इतने प्यारे होते थे कि लोग पसंद करते थे। और ऐसा नहीं, आज भी कई गाने आ रहे हैं यार जो लोग पसंद करते हैं। और ज़िंदगी भर म्यूज़िक ये है कि जनरेशन वाइज थोड़ा जॉनर्स चेंज होंगे, म्यूज़िक चेंज होगा। जैसे जैसे लोग मॉडर्न म्यूज़िक सुनते जा रहे हैं, तो इंडिया में भी अभी हिप हॉप काफ़ी बढ़ रहा है, पॉप म्यूज़िक बढ़ रहा है, इंडी पॉप बढ़ रहा है। बट मेरा झुकाव और मेरा लगाव पुराने गाने सूफ़ी की तरफ ज़्यादा है, तो मैं वहीं फोकस करता हूँ। बट एक चीज़ और देखिए कि जितने भी बड़े सिंगर्स हैं, फेमस सिंगर्स हैं, वो भी सॉन्ग्स रिक्रिएट करते हैं। डेफिनेटली, बिकॉज पुराने गानों की बात है, लोग अपना एक एलिमेंट डाल के कोशिश करते हैं कि यार जितने बड़े बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं जो रिक्रिएशंस कर रहे हैं, मूवीज़ में भी आते हैं, काफ़ी हिट गाने भी हैं। तो मे बी जैसे अभी सारेगामा का भी आप मान ले, तो उन्होंने मतलब काफ़ी अच्छे रिक्रिएशंस, काफ़ी बड़े ग्रैंड लेवल पे दिए हैं काफ़ी गाने। तो मे बी वो एक ख्वाहिश होती है कि आज की जनरेशन जो कि नयापन सुनना चाहती है, उनको बताया जाए कि पहले गाने कैसे होते थे, और जुड़ भी रहे हैं लोग उससे, पसंद भी कर रहे हैं। मे बी दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस। आपकी शुरुआत कहाँ से हुई सिंगर बनने की? आपने कब सोचा कि आपको गाना गाना, आपको यही प्रोफेशन चूज़ करना है? तो सच बोलना है झूठ ही बताओ आप? सो मैं बोर्डिंग स्कूल में था 11-12 ईयर्स बैक, और उसके पहले की कहानी काफ़ी लंबी है, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगा। बस इतना कि अगर किसी बच्चे को बोर्डिंग स्कूल भेजा हुआ है, दैट मीन्स वो काफ़ी शैतान है, बोला जाता है। हाँ, मतलब कि बहुत, अगर जैसे धमकी दी जाती थी कि ज़्यादा मस्तियाँ करेगा, ये करेगा, तो बोर्डिंग स्कूल डाल देंगे। एंड मेरे डैड ने काफ़ी सीरियसली ले ली थी इस बात को। सो आई वॉज इन अ बोर्डिंग स्कूल जहाँ पर हमको कोई एंटरटेनमेंट का जोन नहीं होता था, कोई ज़रिया नहीं था एंटरटेनमेंट का, ना टीवी है, ना फ़ोन, ना कंप्यूटर, नो म्यूज़िक, नथिंग। लकीली हमारे पास एक म्यूज़िक रूम हुआ करता था जहाँ हम संडे टू संडे जाके प्रैक्टिस करते थे, इंस्ट्रूमेंट्स बजाते थे, गाते थे ग्रुप्स में। तो वहाँ मैंने गिटार पकड़ के बैठ गया था कि यार कुछ नहीं है तो आई स्टार्ट राइटिंग, आई स्टार्ट कंपोजिंग। तो वहाँ म्यूज़िक, मेरे डैड बहुत ज़्यादा सीरियस थे म्यूज़िक को लेके, बट जब तक पिताजी थे तब तक शायद मैं सीरियस नहीं हुआ, बट उनके जाने के बाद वो सीरियसनेस बढ़ गई थी, और शायद मैं अकेला था बोर्डिंग स्कूल में, और फिर वापस व्हेन आई केम बैक एंड आई लॉस्ट माय फादर, तो वो म्यूज़िक जो था वो कनेक्ट कर गया था तभी, और शायद वही कनेक्शन अभी तक चल रहा है। आई एम सो सॉरी टू हियर अबाउट योर डैड। बट जो पहली सक्सेस आपने देखी वो कब थी? ऐसा है कि अगेन इट कम्स टू द रिक्रिएशन पार्ट। कोविड का टाइम था, सारे आर्टिस्ट, सारे लोग सब बहुत परेशान थे, इवन मैं, क्यों, और शायद मेरा सबसे ज़्यादा डार्क फेस चल रहा होगा, बिकॉज अभी मैंने आपको डैड का बताया, ही लॉस्ट माई मॉम इन कोविड, ड्यूरिंग कोविड। तो आई वॉज वे टू स्ट्रेस्ड एंड आई वॉज अबाउट टू लीव म्यूज़िक। टाइम वॉज नॉट गुड, थिंग्स वर नॉट गुड, बट अगेन म्यूज़िक हेल्प्ड। तो मैं बहुत सुनता था नुसरत साहब को, अभी भी सुनता हूँ। मतलब अगर मेरा एवरीडे रूटीन में अगर आप बोलें सुबह कैसे होती, तो शायद वो नुसरत साहब से होती। दे यूज्ड टू बी अ सॉन्ग, काली काली जुल्फ़ें, अगर आपने सुना हो तो, तब बहुत कम लोगों ने सुना था, व्हेन आई यूज्ड टू लिसन। वो गाना इतना मतलब मैंने सीरियसली ले लिया था कि वो जहाँ वो बात कर रहे हैं कि ना छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, वहाँ मैं किसी लड़की या किसी रिलेशनशिप को नहीं, आई वाज टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड, आई वाज टॉकिंग अबाउट गॉड एंड एवरीवन, कि यार ऑलरेडी बहुत तकलीफ है, परेशानियाँ हैं, और आप और स्ट्रेस दे रहे हो। तो वो जोन में वो गाना रिक्रिएट किया कोविड में, एंड इट्स अ 500 मिलियन हिट टुडे। तो शायद मेरे लिए तो रिक्रिएशंस बहुत बड़ा पार्ट रहे मेरी लाइफ का, इसीलिए मैं साल में कोशिश करता हूँ कि कोई अच्छा रिक्रिएशन लेकर आऊँ, अपने इमोशंस उसमें डालूँ, और वो हो पाता है और लोग पसंद करते हैं। जैसे कि आपने काली काली जुल्फ़े सॉन्ग की बात की, लोग आज भी वो सॉन्ग को सुनते हैं और बहुत बार सुनते हैं। लेकिन जैसे कि आपने कहा कि जब कोई ये सॉन्ग सुनता होगा तो उसके दिमाग में उनका ब्रेकअप याद आता होगा, लड़की या लड़का याद आता होगा। लेकिन जब सिंगर्स ये गाना बनाते हैं या रिक्रिएट करते हैं, आई एम श्योर डिफरेंट मीनिंग्स होते होंगे हर गाने के। यस, इट डिपेंड्स ऑन द माइंडसेट, क्या उनके दिमाग में चल रहा है। आर्टिस्ट क्रिएटिविटी पे काम करता है, और मैंने शुरू से वो इमोशनल वाला जो पार्ट मेरे अंदर हमेशा से रहा है, वो मैंने कोशिश की है कि मैं वो म्यूज़िक के ज़रिए निकालने की कोशिश करूँ।
और फिर कहीं ना कहीं जब थोड़ी एज बढ़ती जाती है तो कहीं फिर रिलेशनशिप्स भी हुए, फिर ब्रेकअप्स भी हुए काफ़ी सारे। तो सारी चीज़ों को मिला के जो बोलते हैं भेलपुरी बनती है वो सर्व करते हैं, तो लोग काफ़ी पसंद करते हैं उसको। बट कोई ऐसा गाना जिसके जो गाने के बाद आपके ऊपर बहुत प्रेशर आ गया हो कि ये तो बहुत हिट हो गया है, ऑफ कोर्स जिस गाने की अभी हमने बात की, अब इससे बेटर करना है? यस ऑब्वियसली, देखिए व्हेन यू आर मेकिंग व्हेन यू आर क्रिएटिंग और व्हेन यू आर रीचिंग टू दैट माइलस्टोन, तो मेरा हमेशा मानना यही रहा है कि कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट इज़ नॉट अ माइलस्टोन, वो एक स्टेप होता है कि अगर आप 1000 स्टेप्स चढ़ के एक पॉइंट पे पहुंच रहे हैं तो लोगों के एक्सपेक्टेशंस और बढ़ते हैं, यार उसके और ज़्यादा ऊपर जाएंगे तो कैसा व्यू रहेगा। तो मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि मैं कुछ और अच्छा लेकर आऊँ। और फिर मैंने बीबा बनाया, और ऐसा कि आई डोंट सेलिब्रेट बर्थडेज एंड ऑल, तो उसका भी एक कहीं ना कहीं एक इमोशनल अटैचमेंट है, बिकॉज मेरे बर्थडे के 4 दिन बाद मेरी माई मदर पास्ड अवे, एंड तब से मैंने सेलिब्रेट करना बंद कर दिया। तो एवरी ईयर ऑन माई बर्थडे आई लीव एंड मैं कहीं चला जाता हूँ जोन में, लद्दाख हो, श्रीलंका हो, एनीवेयर, ऑल अलोन, और साथ में रहती है महबूबा मेरा गिटार। तो वहाँ व्हेन आई कंपोज, व्हेन आई लिसन टू म्यूज़िक, कुछ ना कुछ चीज़ें चलती हैं दिमाग में और एक जोन, एक एनर्जी क्रिएट हो जाती है। तब मैं जब आई गेस 2 years बैक, सिद्धांत 2 years 1 year, बीबा 1 year, 2 years बैक, सो आई वॉज इन श्रीलंका, आई वॉज मेडिटेटिंग देयर, प्रॉपर विपासना में था मैं। और जब मैं बाहर निकला तो जब पहला चीज़ था वहाँ से 15 दिन मेडिटेट करने के बाद वॉज बीबा, आई वॉज लिसनिंग टू दैट सॉन्ग, और देन अगेन वो लिरिक्स बहुत ज़्यादा स्ट्राइक कर दिए, और पंजाबी बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ तो मुझे समझ में आती हैं चीज़ें। और फिर बाबा बुल्ले शाह 80s के बहुत बड़े पोइट रहे, अगर आपको पता हो तो बाबा बुल्ले शाह, आप रिसर्च करिएगा आराम से। तो अगर आपने बॉलीवुड में या पंजाबी गानों में सुना हो तो उनका कई बार जिक्र हुआ है, बुल्लिया सॉन्ग में। यस, तो वो बाबा बुल्ले शाह के ऊपर है। देन सुल्तान का मैं भी नाचूं मनाऊं सुने यार, वो बुल्लिया। देन बुल्ले नू समझावण, जो पंजाबी टप्पे हैं। तो बाबा बुल्ले शाह बहुत ही बड़े पोइट थे, और उनको काफ़ी पढ़ा मैंने, समझा, और डीप जाके समझा चीज़ें। तो उनका एक शेर है, असी नाजुक दिल दे लोग हाँ, साड़ा दिल ना यार दुखाया कर, न झूठे वादे किता कर, न झूठी कसमां खाया कर, तेनू किन्नी वारी मैं आख्या है मैनू वल वल ना आजमाया कर, तेरी याद दे विच मैं मर जान सी, तू मैनू इन्ना याद ना आया कर, तू मैनू इन्ना याद ना आया कर। तो ही रोट दिस एंड द एंटायर बीबा सॉन्ग, जिसको नुसरत साहब ने गाया, मतलब आप समझ रहे हो वो लेजेंड खुद थे जो किसी और के गाने बना रहे थे, जिनके लिखे हुए गाने कवर कर रहे थे। तो मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की बाबा बुल्ले शाह पर, बीबा पर, नुसरत साहब पे, और फिर उस गाने के जड़ तक पहुंचा कि उन्होंने क्यों बनाया। तो एक बार उनके गुरु उनसे रूठ गए थे, शायद ही आपको ये कहानी कहीं सुनने मिले, इसके लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी। उनके गुरु उनसे रूठ गए थे, बाबा बुल्ले शाह के उस्ताद कादरी। तो उनको मनाने, और उन्होंने बोल दिया था मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, आज के बाद दिखना मत। कुछ हो जाता है, मेरे भी गुरुजी कभी कभी चिढ़ जाते हैं मुझसे। तो वो एक पूरा लेडी के गेटअप में, ही वोर दैट एंटायर साड़ी एंड एवरीथिंग, और वहाँ के वो मुजरा उनके सामने करना, ही स्टार्ट परफॉर्मिंग, और उन्होंने तब वो गाया उनको मनाने के लिए, रिझाने के लिए, जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना तभी बस साडा दिल मोड़ दे, मतलब अगर आपको मेरी आंखों के सामने नहीं रहना तो मेरा दिल वापस कर दो। बस फिर मैं घुस गया वो जोन में, और वापस आए, उस ट्रैक को बनाया विथ मोर देन 22 लाइव इंस्ट्रूमेंट्स, जो बेंजो, जो आपने अगर अमर अकबर एंथनी का गाना सुना हो, पर्दा है पर्दा, उसमें जो मूवी में रियल बैंजो बजाया उस्ताद राशिद खान साहब ने, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की, 66 वेरी 75+, उनसे निवेदन किया कि सर आप अगर थोड़ा बजा देंगे गाने में तो 4 चांद हो जाएंगे। बस वो गाना इस तरीके से बनाया, और आज इंडस्ट्री के मेजॉरिटी पीपल अगर मुझे जानते हैं तो बिकॉज ऑफ दैट सॉन्ग। तो बस यही कोशिश रहती है कि कहीं ना कहीं मैं उसकी जड़ तक जाऊँ, कोई भी एक गाने की, जस्ट नहीं कि आपने रिकॉर्ड किया और आपने रिलीज़ कर दिया। तो उसी तरह का होना प्यार से मेरे काफ़ी सारे इमोशंस जुड़े हुए थे। मेरे डैड मुझे पहली बार मूवी थिएटर लेके गए थे टू वॉच दैट मूवी,
तो बस वही कोशिश थी और आज हुई, मज़ा आ रहा है। क्या कमाल की रिसर्च रही है आपकी। अब जो आपने बताया है, जो मेरा पहला सवाल था कि मधुर शर्मा कौन है, वो इसीलिए था क्योंकि ऑफ कोर्स जो आर्टिस्ट को हम देखते हैं जिनके गाने इतने फेमस होते हैं और जो स्पेशली जो सॉन्ग्स को रिक्रिएट करते हैं, जिसकी जो सॉन्ग्स बहुत मीनिंगफुल होते हैं, तो उसके पीछे की बहुत बड़ी एक कहानी होती है। या सो अब एट लास्ट हम चाहेंगे कि आप हमें गिटार में सॉन्ग सुना के, सबसे पहले तो हम काली काली जुल्फे सुनना चाहते हैं, उसके बाद कहो ना प्यार है। उसके लिए बहुत खर्चा हो जाएगा। थोड़ा सा। आप इस तरह तो होश उड़ाया न कीजिए, आप इस तरह तो होश उड़ाया न कीजिए, यूं बन सवर के सामने आया न कीजिए, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालों, न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं, सितमगर हो तुम खूब पहचानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं, दगाबाज हो तुम सितम ढाने वाले, फरेबे मोहब्बत में उलझाने वाले, ये रंगी कहानी तुम्ही को मुबारक, तुम्हारी जवानी तुम्ही को मुबारक, तुम्हारी तरफ से निगाहें हटा लो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालों। थैंक यू सो मच। अमेजिंग। आपके इस गाने की मैं भी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। अब कहो ना प्यार है। Obviously. दिल मेरा हर बार ये सुनने को बेकरार है, कहूँ ना प्यार है, कहो ना प्यार है, दिल मेरा हर बार ये सुनने को बेकरार है, हाँ तुमसे प्यार है, हाँ तुमसे प्यार है। थैंक यू सो मच। अमेजिंग, वर्ड्स नहीं है मेरे पास। एट लास्ट कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस से, फैंस से इस गाने के लिए? जस्ट कीप लविंग द ट्रैक एंड कीप शेयरिंग, और इसी तरह प्यार दिखाते रहिए, बरसाते रहिए, और कुछ ना कुछ नया डेफिनेटली आता रहेगा। होपफुली कुछ नया करेंगे जल्दी। थैंक यू सो मच।